हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि हमारी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 है। और आज हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरण गुणांक, जिसे हम स्वप्रेरकत्व के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है परिभाषा के रूप में, न्यूमेरिकल के रूप में। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वप्रेरण, ठीक है, तो ये होता क्या है? तो अभी तक हम सब लोगों ने चुंबक का यूज करके, चुंबकीय क्षेत्र का यूज करके विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया, लेकिन इस वाली घटना में हम क्या करेंगे? एक परिपथ तैयार करेंगे, उस परिपथ में एक कुंडली लगाएंगे और उस कुंडली का संबंध हम एक विद्युत धारा से कर देंगे। यानी कह सकते हैं एक धारावाही परिनालिका ले सकते हैं हम यहाँ पर। इसका यूज कहाँ पर होता है हमारे दैनिक जीवन में, वो सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक कुंडली को तैयार करते हैं, कुंडली या फिर परिपथ। ये बन गई हमारी कुंडली। अब इस कुंडली में कुंजी यहाँ पर लगा दे रहे हैं और यहाँ पर एक सेल लगा दे रहे हैं, और उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E है। ये सेल का प्लस टर्मिनल है और ये माइनस। और ये हमारी क्या बनी है? कुंडली। कुंडली में कितने फेरे हैं? जो कुंडली में फेरे होते हैं, जितनी लंबाई तक फेरे होते हैं, उसे कहा जाता है प्रेरक। कुंडली का क्या कहा जाता है? प्रेरक। तो ये हमारा कुंडली का एक प्रेरक है, ठीक है। कुंजी को जैसे ही बंद करेंगे, प्लस टर्मिनल से विद्युत धारा घूमना शुरू करेगी और माइनस टर्मिनल की ओर घूमेगी विद्युत धारा, ठीक। अब इसमें एक खास बात ये होती है कि जो सेल या बैटरी होता है, अपना मतलब पूरा वोल्टेज एक साथ नहीं देता है, कुंडली को धीरे धीरे देता है। यानी विद्युत धारा का मान शुरुआत में मान लेंगे हम, सेल हमारा 10 वोल्ट का है और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 5 एम्पियर की है या 10 एम्पियर, कुछ भी हम दे सकते हैं। तो अगर 5 एम्पियर की विद्युत धारा है तो विद्युत धारा डायरेक्ट 5 एम्पियर की नहीं हो जाएगी, वो पहले होगी 0 हुई थी, फिर 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और फिर 5 एम्पियर। और जैसे ही स्विच को बंद करेंगे, यानी कि कुंजी को जैसे ही हम खोलेंगे, तुरंत उल्टा हो जाएगा क्रम। 5 एम्पियर पहले थी, फिर 4 एम्पियर बचेगी, फिर 3 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, फिर 0 एम्पियर होगी। यानी धीरे धीरे एक स्लो मोशन में अगर हम देखेंगे तो जो बल्ब जलता है एकदम स्लो मोशन में देखेंगे तो बहुत धीमे से, शुरुआत में धीमे से जलेगा। कारण क्या होता है? स्वप्रेरण। तो एकदम एक साथ एक बैक नहीं जाता है, धीरे धीरे करंट जाता है। तो सेल या बैटरी जो होता है वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को देता है। यहाँ संधारित्र होता तो वो एक साथ पूरी की पूरी दे सकता था, लेकिन ये धीरे धीरे देता है। तो विद्युत धारा का सबसे पहले कौन सा घटक जाएगा? पहले कितना था? 0 एम्पियर थी, तो 0 एम्पियर से कितना बढ़कर के हुई? 1 एम्पियर हुई, और 1 एम्पियर से बढ़कर के 2 एम्पियर, 2 से पहुंची 3, 3 से पहुंची 4, 4 से पहुंची 5। यानी 0 से 5 तक आने में विद्युत धारा का मान क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। विद्युत धारा का मान बढ़ रहा था। और चुंबकीय क्षेत्र जो कि हमारा होता है परिनालिका का, कितना होता है? म्यू0 Ni। और देख सकते हैं अगर धारा का मान हम बढ़ाएंगे किसी भी केस में, तो सामने कौन है? चुंबकीय क्षेत्र, इसका मान भी बढ़ जाता है। और एक फार्मूला हमने और पढ़ा है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? φB = BA cos θ। और देख सकते हैं अगर हम B का मान बढ़ाएंगे तो हमारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी करंट बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? हमेशा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। करंट को बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, और चुंबकीय क्षेत्र को जब बढ़ाएंगे तो हमारा फ्लक्स भी, चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इस कुंडली में एक अलग से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और वो विद्युत धारा का प्रवाह कराएगा। और विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? अगर ये धारा का मान देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ रहा है, तो प्रेरित धारा क्या करना चाहेगी? इसके मान को, इस धारा के मान को घटाएगी, ठीक। धारा के परिवर्तन का वो विरोध करती, धारा का विरोध नहीं करती है। अब धारा में जो परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, उस परिवर्तन में जो प्रेरित धारा हुई है, उत्पन्न हुई है इस परिवर्तन के कारण,
ठीक है, वो उसका विरोध करेगी। धारा का विरोध नहीं करती है, विद्युत धारा जैसे थी वैसे बहती रहेगी, लेकिन इसके परिवर्तन का विरोध करेगी। परिवर्तन ना हो वो विरोध नहीं करेगी। एकदम 5 एम्पियर की धारा बह रही है, बहने दीजिए, ये चीज होता है। तो यहां से विद्युत धारा का मान जब हम बढ़ाते हैं तो हमारा डायरेक्ट हम कह सकते हैं क्या बढ़ जाता है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाता है। तो विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है इस समय, विद्युत धारा पर। ठीक है, किस पर निर्भर कर रहा है, विद्युत धारा, ये मूल धारा है। और ये जो कुंडली में उत्पन्न होती है इसके परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण, वो होती है हमारी प्रेरित धारा। ठीक, और यह जो घटना होती है यही हमारी स्वप्रेरण होती है। तो किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो धारा को प्रेरित करता है। यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। बहुत ही आसान परिभाषा है। अभी तक जैसे जैसे हमने पढ़ा चुंबक के बेस पर, यहाँ हम विद्युत धारा के बेस पर पढ़ेंगे बस। ठीक, तो बल्ब स्लो मोशन में क्यों जलता है, अगर बुझेगा बल्ब स्लो मोशन में बुझेगा, उसका कारण क्या होती है, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा विरोध करती है, करंट को रोकती है, करंट धीमे धीमे आती है। अगर करंट जाएगी तो करंट को जाने नहीं देगा, करंट वापस आएगी तो उसे वापस नहीं आने देगा। तो ये चीज याद रखिए, अगर करंट का मान बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, अगर करंट का मान घट रहा है तो संगत चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, और जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी चुंबकीय फ्लक्स जैसे परिवर्तित होगा तुरंत इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यही घटना होती है स्वप्रेरण। ठीक, तो किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना स्वप्रेरण कहलाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होना। अच्छा, इसमें प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, तो प्रेरित धारा देखो, ये धारा आ रही है, सामने की ओर आ रही है, तो ये इसकी दिशा उल्टी होगी, तो ये हो जाएगी प्रेरित धारा की दिशा, तभी विरोध हो पाएगा। जो कुंडली में उत्पन्न हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है, हमने बताया था, जब पंखा चलता है पहले धीरे धीरे जलेगा और चलेगा, और जो पंखा बंद करेंगे तो धीरे धीरे बंद होता है, तो उसका कारण यही होता है। ठीक, तो इसमें विद्युत वाहक बल पहले उत्पन्न होता है और करंट क्या होती है, बाद में प्रवाहित होती है। हम देख सकते हैं इसमें विद्युत वाहक बल पहले से ही है और करंट बाद में उत्पन्न होती है। ठीक, यहाँ जब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा तब तक करंट कैसे प्रवाहित होगी। तो ये याद रखिए, जो कुंडली होती है प्रेरक होता है, इसमें क्या होता है कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो पहले उत्पन्न होता है, वो अग्रगामी होता है, विद्युत धारा पश्चिमगामी, ये आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, तो एक ये परिभाषा हो गई। अब हम किसकी परिभाषा पढ़ेंगे, स्वप्रेरण गुणांक की। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे, स्वप्रेरण। कैसे क्या हुआ है वो चीज हमने यहाँ पर बताया कि इसमें विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होगा, कि धारा का मान जैसे बदलेगा चुंबकीय क्षेत्र बदला, और चुंबकीय क्षेत्र बदला तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो गया, बदल गया, और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये ऐसे होता है स्वप्रेरण की घटना। अब हम पढ़ेंगे स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे L से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका एक और नाम है स्वप्रेरकत्व। इसका दूसरा नाम क्या है भैया, स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व क्या होता है। ठीक, प्रेरक क्या होता है, तो जितने भर तक कुंडली रहेगी, कुंडली में फेरों की संख्या जितने तक रहेगी वो होता है प्रेरक। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ही है कुंडली में फेरों की संख्या, तो इसलिए फेरे यहां तक है। ठीक, इन्हीं फेरों को क्या कहा जाता है, प्रेरक कहा जाता है। कुंडली का क्या कहा जाता है, प्रेरक कहा जाता है। ठीक, तो हम देख सकते हैं जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किस पर निर्भर करता है, विद्युत धारा। चुंबकीय फ्लक्स का मान कब बढ़ेगा, जब धारा बढ़ेगी। चुंबकीय फ्लक्स का मान कब घटेगा, जब धारा घटेगी। तो इस कुंडली में मान लेंगे हम कितने सारे फेरे हैं, n फेरे हैं, तो n फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान, भाई एक फेरे के लिए चुंबकीय फ्लक्स φb, 2 के लिए 2 φb,
3 के लिए 3, ऐसे n के लिए n फाई भी हो जाएगा। तो n फाई बी में बदलाव किसके ऊपर होता है? विद्युत धारा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, और अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा पढ़ते हुए आए हैं कि एक नियतांक जुड़ेगा और यहाँ पर जो नियतांक जुड़ेगा उसका नाम है L, और इसी L को कहा जाता है, अगर L का मान निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? n फाई बी अपान में कितना I। इसी L को कहा जाता है हमारा स्वाप्रेरण गुणांक, जहां L एक नियतांक है। क्या है भैया? एक नियतांक है, और इसी नियतांक को क्या कहा जाता है? स्वाप्रेरण गुणांक, जिसे हम स्वाप्रेरकत्व भी कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या बन सकती है? यहां पर हम क्या लिखेंगे कि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली या कोई भी परिपथ, कुछ भी हम लिख सकते हैं, लूप लिख सकते हैं। कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स या नेट चुंबकीय फ्लक्स जिसे कह सकते हैं, कुल चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि n फाई बी जो है, n फेरो के लिए कुल चुंबकीय फ्लक्स जो क्या होती है? कुंडली में प्रवाहित धारा के यानी मूल धारा जो कि यहां पर है, क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती होता है, ये चीज था। अब यहां से क्या परिभाषा बनेगी? यहां से स्वाप्रेरण गुणांक की परिभाषा तो ये है हमारा कुल चुंबकीय फ्लक्स और ये कुंडली में प्रवाहित धारा। ठीक, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को स्वाप्रेरण गुणांक कहते हैं। या कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित कराने पर, ये I का मान यदि 1 ले लें तो एकांक धारा प्रवाहित कराने पर जो कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स होगा या कुंडली से संबद्ध फ्लक्स होगा, उसी को क्या कहा जाता है? स्वाप्रेरण गुणांक। ठीक, तो कुंडली में एकांक धारा यानी 1 एम्पियर एकांक धारा प्रवाह से या प्रवाहित करने पर, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली से संबद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स को यानी नेट चुंबकीय फ्लक्स n फेरो के लिए कितना है? n फाई बी को क्या कहा जाता है? स्वाप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वाप्रेरण गुणांक कहते हैं, जिसको L से लिखा जाता है। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अगर I का मान 1 रख देंगे तो L किसके बराबर होगा? n फाई बी, यानी n फाई बी को ही L कहा जाएगा। यानी एकांक धारा प्रवाह से कितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आया है, तो I धारा प्रवाह से इतना n फाई बी आया है। लेकिन यही अगर एकांक धारा हो तो एकांक धारा में कितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, ये बताता है हमें स्वाप्रेरण गुणांक। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स या नेट चुंबकीय फ्लक्स तथा कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को स्वाप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक, अब
अब अगर जो, क्योंकि इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है स्वप्रेरण की घटना में, वो विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा वो चीज हम देखते हैं। तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं, स्मॉल ई से लिखते हैं। यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल लिख देना। इस कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसके बारे में हम देखेंगे। और प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है कि E इज इक्वल्स टू फैराडे के नियम से डी डी टी ऑफ फाइव बी। ठीक, फैराडे के नियम से हमने यही पढ़ा है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। फाइव बी का मान हमने कितना पढ़ा है, एल फाइव बी, या क्योंकि कितने फेरों के लिए उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल, एन फेरों के लिए, तो एन फाइव बी हो जाएगा, है ना। कितने के लिए हो जाएगा, एन फाइव बी इज इक्वल्स टू माइनस का एन डी फाइव का मान कितना दिया गया है, एल आई दिया गया है, तो डी डी टी ऑफ एल इंटू आई, क्योंकि एल कांस्टेंट है तो एल आ जाएगा बाहर निकल करके, और बचा क्या, डी डी टी ऑफ आई। और यहां से अगर हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो डी डी टी ऑफ आई कहां पर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा हम ई के बटे में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा ई के बटे में डी डी टी ऑफ आई, और ये माइनस का चिन्ह हम इधर ट्रांसफर किए दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा स्वप्रेरण गुणांक किसके रूप में, विद्युत वाहक बल के रूप में। किसमें जो उत्पन्न हुआ है, कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है। तो इसमें कैसे हम परिभाषा लिख सकते हैं, तो डी डी टी ऑफ आई को क्या कहा जाता है, धारा में परिवर्तन की दर। जैसे डी डी टी ऑफ फाइव बी को क्या कहा जाता था, या एन फाइव बी को, तो कुंडली से संबद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और ये कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा या परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा परिवर्तन की दर, तो इसे कहा जाएगा विद्युत धारा परिवर्तन की दर। तो ये विद्युत धारा परिवर्तन की दर है। ठीक, अगर विद्युत धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो, ठीक, तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो किसके बराबर होता है, स्वप्रेरण गुणांक के। तो डी डी टी ऑफ आई को क्या कहा जाए, इसको एक मान लिया जाए, आई का मान एक और समय का मान 1 सेकंड। ठीक, तो एकांक समय में एकांक समय में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, या 1 सेकंड में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है यानी ई, वो किसके बराबर होता है, स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। याद रखिए ये माइनस का चिन्ह क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है, कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो प्रवाहित होने वाली नीचे जो धारा उसके विपरीत होगा। देख, ये इससे बिल्कुल अलग होगा, ये चीज कह रहा है। तो इसकी भी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि अतः कुंडली में प्रवाहित धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर ठीक, उस कुंडली में उत्पन्न या उसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ। विद्युत वाहक बल यानी कि क्या है, ई के ऋणात्मक मान स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक यानी कि एल के बराबर होता है। ये चीज है। ठीक,
या फार्मूले से हम परिभाषा बना सकते हैं कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन की दर के अनुपात का ऋणात्मक मान उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर, ये धारा परिवर्तन की दर है, इसको क्या कहा जाएगा? धारा परिवर्तन की दर, जो कुंडली में प्रवाहित कराई गई धारा परिवर्तन की दर, ये क्या है? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा परिवर्तन की दर के अनुपात का ऋणात्मक मान उस कुंडली के क्या कहलाता है? स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। ऐसे भी ये परिभाषा हम लिख सकते हैं, आप समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। या नीचे वाला पूरा मान क्या रख दें? एक। एकांक का मतलब है एक धारा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एकांक की जगह पर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड, एकांक कह सकते हैं या 1 एम्पीयर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। धारा परिवर्तन की दर हमने 1 मान लिया, तो जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का ऋणात्मक मान है वो किसके बराबर आ गया? L के बराबर। ये पूरा मान 1 हो गया, तो EL बराबर -E हो गया। ये था स्वप्रेरण गुणांक। और स्वप्रेरण किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक का आंकिक प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे भौतिक विज्ञान का टॉपिक है, इस चैप्टर नंबर 6 का। बस यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो पर हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या होती है? अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल अगर जो लिखना है तो इसका एक एग्जाम्पल जो होता है वो होता है हमारी चोक कुंडली। क्या होती है इसका एक एग्जाम्पल? क्या होता है? चोक कुंडली। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होता क्या है? ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा का एक टॉपिक है, उसी में हम पढ़ लेंगे इसको। ठीक, बस यही वीडियो समाप्त होता है।